अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात आपके सामने हैं। एक रिपोर्ट शाया हो गई है कि गुज़श्ता 5 महीनों के दौरान 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक या 1 जून तक 224 हमले कराए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसमें तकरीबन 70% हमले खैबर पख्तूनख्वा पर कराए गए हैं। इसी तरह जो एक नया मंजरनामा बना है तहरीके इंसाफ के तोड़ फोड़ का, और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उसके बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, अगरचे बाद सियासी हलक़े और सहाफ़ती हलक़े शिकवा कर रहे हैं कि पंजाब और सन की तरह यहाँ पर उस नौयत की कार्रवाई नहीं हो रही, उस तरीके से लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा जिस तरह के हमने सन और पंजाब में देखा है। मगर इस तरह की इतलात भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ ये कि बहुत से केसेस की फ़ाइलें खुल गई हैं, इसलिए कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ तकरीबन 10 साल तक बरसर इक़्तिदार रही है, बल्कि बहुत से लीडर अपने करप्शन की वजह से, अपने हरकत की वजह से, अपनी पॉलिसियों की वजह से सफाइयाँ देने में भी मसरूफ़ है, और 3 मुख्तलिफ ग्रुप आइंदा चंद दिनों में पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, बिलखुसूस पेशावर का, जिसको हम BRT कहते हैं, जिसको बाज़ लोग सफ़ेद हाथी भी कहकर पुकारते हैं, उसके बारे में, उसकी बदइंतज़ामी के बारे में, उसकी करप्शन के बारे में, उसकी मिसमैनेजमेंट के बारे में, और एक कंपनी डाइवो की एक धमकी की वजह से या उनकी एक वार्निंग की वजह से मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही है। कहा यह जा रहा था कि शायद कि 1-2 दिन में BRT की जो बस सर्विस है वो मुअत्तल हो। कुछ पेमेंट की बात हो रही है 30 से लेकर 50 करोड़ तक। सूबाई हुकूमत का अपना एक स्टांस है। स्टांस ये है कि जो मुतालिका कंपनी है वो अपनी कमिटमेंट्स को, अपने एग्रीमेंट को, और अपनी जो लीज़ की इशूज़ है उनको ऑनर नहीं कर रही, वायलेशन करती रही है, और जो कमिटमेंट्स है या जो एग्रीमेंट में बाज़ इक़दामात शामिल हैं उन पर अमल दरामद से गुरेज़ा है। जो BRT का प्रोजेक्ट है उस पर बहुत सी बात की जा सकती है, मगर मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि जब ये परवेज़ खटक साहब के दौर में इसकी डिज़ाइनिंग हो रही थी, तो उस वक्त भी जो इसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर था एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने एक मुरासले में कहा था कि आपका PC1 और PC2 जो है, या ए या बी, वो भी काबिल अमल नहीं है। मतलब इतनी जल्दी में इसको शुरू किया गया था सियासी मकासद के लिए। हालत ये है, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इमरान खान साहब जैसे बंदे ने भी इसकी मुखालफत की थी, बावजूद इसके कि उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ खटक ने और आज़म खान साहब ने, जो कि मुख्तार कुल थे, और BRT में उनके और शहाब अली शाह का बहुत बड़ा स्टेक रहा है एक पूरे ग्रुप की शक्ल में। उनका ख्याल ये था कि हम इतना हिस्सा सियासी फ़ायदा उठाएंगे, माली फ़ायदा उठाएंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसको काम में भी लाएंगे। मगर इमरान खान साहब जब इसका संग बुनियाद रखा जा रहा था, तो उन्होंने आने से माजरत की थी। जब 13 अगस्त 2022 को इसका इफ्तिताह हो रहा था, तो उस वक्त भी मिन्नतें समाजतें करके उनको इफ्तिताह के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। मतलब उनकी भी मर्जी इसमें शामिल नहीं थी, वो भी इसमें कन्विंस नहीं थे। जो सूरत हाल बनी स्टार्ट में, इसका बजट जो था वो था तकरीबन 35 से 45 अरब का, जो हमें ब्रीफिंग में बताया गया था। उसके बाद ये पहुंच गया 60 अरब में, उसके बाद ये पहुंच गया 90 अरब में। आखिर में जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक BRT पर, इसके बावजूद कि अब भी इसका तकरीबन 35% जो लिंक्स रोड का काम है, या जो प्लाजाज है, जो कार पार्किंग्स है, वो काम भी बाकी है। मगर 120 अरब इस पर अखराजात आ गए थे, जिस पर नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, और चंद और इदारों ने, FIA ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये प्रोजेक्ट जो है ये नाकाबिल अमल भी है, ये इंतहाई एक्सपेंसिव भी है, और ये वो नताइज देने में भी नाकाम रहेगा जो कि पेशावर के रश के खात्मे के लिए किसी ने जहन में रखा हुआ था। जिस पार्टी को या जिस कंपनी को ये दिया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको पता है कि वो ब्लैक लिस्टेड थी। जिस तरीके से बैंक ऑफ वेस्ट इंडीज़ को इन्वॉल्व किया गया, जिस तरीके से उसमें फ्रॉड्स किए गए, जिस तरीके से नेशनल एक्शन जो
एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात 3 मुख्तलिफ़ मौक़े पर तहरीरी शक्ल में थे, वो अपनी जगह पर, मगर ये बना 120 अरब उसमें लागत में। उसके बाद जब से ये शुरू हुआ है सब्सिडी की मद में, तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा, 2 अरब 60 करोड़ बताए जा रहे हैं एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि इसने खसारा किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। हर महीने तकरीबन 30 से लेकर 35 करोड़ तक सूबाई हुकूमत अपने ख़जाने से सब्सिडी दे रही है। एक ऐसे सूबे में जहाँ पर हालत जंग की सूरत हाल है, जिस पर तकरीबन 1000 का कर्जा उसी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से चढ़ा है, वहाँ पर अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट जिसकी वजह से रश भी कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक क्वालिटी ट्रैवलिंग का इशू तो हमें नज़र आ रहा है, जिसकी पब्लिसिटी भी गैर ज़रूरी तौर पर बहुत अजीब अंदाज में की गई, मगर जो पेशावर के रश का मसला था वो हल नहीं हुआ। कितना करप्शन हुआ है इसमें? एक तो ये कि 2 अरब से तकरीबन ढाई अरब तक इसने खसारा किया है गुज़श्ता जब से ये शुरू हुआ है, उस वक्त से लेकर अभी तक। कितनी मिसमैनेजमेंट हुई, कितना बड़ा करप्शन हुआ, इससे आप अंदाज़ा लगाए कि एक फार्मूले के तहत, एक फैसले के मुताबिक, एक पॉलिसी के तहत तय पाया था कि जो पेशावर के अंदर पुरानी बसें चलती है, वैगनें चलती है 50s और 60s और 70s के दौर की, उनको परचेज किया जाएगा मुनासिब कीमतों पर, इसी प्रोजेक्ट से उनको पैसे दिए जाएंगे। मगर अब भी आप पेशावर की सड़कों पर निकल जाए, आपको सैकड़ों की तादाद में वो वैगनें और बाकी जो क्रश किस्म की चीज़ें हैं, वो गाड़ियाँ, वो आपको नज़र आएगी। और इस मद में बताया जाता है कि तकरीबन 10 अरब रुपए दिए गए हैं, जिसमें 4 अरब का करप्शन हुआ है, कि बाद लोगों ने ढांचे लाकर जो है ना, गाड़ी की कीमत के हिसाब से जो तय हो गया था, वो पैसे वसूल किए हैं। ये इतनी अंधेर नगरी थी। इसके अलावा 554 डेली वेजेस मुलाजिमीन को महज इस बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट में भर्ती किया गया, 554 मुलाजिमीन को, कि उनकी सियासी वाबस्तगी थी, बहुत से लोगों से पैसे लिए गए और उनको कपाया गया BRT में। आप इससे अंदाज़ा लगाए कि मिसमैनेजमेंट या करप्शन का लेवल क्या रहा है। यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि जब महमूद खान साहब के दौर में, जब वो वज़ीर आला थे, मीडिया ने बहुत सी रिपोर्ट्स शुरू की या शाया की या नशर करनी शुरू की कि ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो रहा है, तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर इत्तलात अजमल वज़ीर के साथ एक इस रूट पर एक सफ़र किया, जिसमें एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें महमूद खान साहब ने कहा था कि ये मुसीबत हमारे गले डाली गई है, पता नहीं हम इस मुसीबत से किस तरह जान छुड़ाएंगे। वो वीडियो अब भी यूट्यूब पर आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा उसी महमूद खान साहब के दौर में FIA ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की, जिसमें बताया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है, जिसमें बदइंतज़ामी हुई है, और ये भी कहा गया कि फलां फलां किसकी ज़िम्मेदार है और मिसमैनेजमेंट के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। उसी ही के नतीजे में उस वक्त के CEO बासित खान को सैक किया गया, मगर बाकी कार्रवाई नहीं की गई। नेब ने कार्रवाई शुरू की, मगर वो एक साकिब निसार साहब के स्टे की नज़र हो गई, अभी तक उसकी दोबारा शुरुआत नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के गुज़श्ता हफ्ते के एक फैसले के मुताबिक न सिर्फ ये कि नेब से इंक्वायरी कराई जाएगी, न सिर्फ इसकी, बल्कि FIA को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और बिलियन ट्री सुनामी और मलम जबा स्कैंडल समेत बाकी जो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी इंक्वायरी कराई जाएगी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 2022 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि BRT में तकरीबन 50 अरब का करप्शन हुआ है। आप अंदाज़ा लगाए कि एक जंगजला सूबे में ये हुकूमत या रियासत के अपने एक इदारे की रिपोर्ट है, ये कोई मीडिया रिपोर्ट या किसी अपोजिशन लीडर का इल्ज़ाम नहीं है। इसी तरीके से FIA की बात मैंने आपको बता दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने 3 मुख्तलिफ मौक़े पर इस पर एतराज़ात किए। सबसे बड़ी बात जो नोट की गई इस तमाम अरसे के दौरान, जिसका बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि जब जनरल पैस साहब कोर कमांडर पेशावर बनकर आ गए एक साल पहले, और उन्होंने BRT की रिपोर्ट तलब की, तो पता चला कि उन्होंने जो पिलर्स बने हैं कैंट एरिया में, जिसकी तादाद 25 से 35 तक तकरीबन बनती है, उस पर एतराज़ात किए, उसकी डिज़ाइनिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, सिक्योरिटी की इशूज़ उठाए,
اور اسی کے نتیجے میں جو چونکہ کینٹ کا ایریا فوج کے انڈر انتظامی طور پر آتا ہے، ان کی ملکیت سمجھی جاتی ہے یہ زمین یا جو علاقہ ہوتا ہے، تو جنرل فیض صاحب نے اربوں روپے ان سے لیے اور پشاور یا کینٹ ایریا کے جو خوبصورتی تھی یا جو جتنی بھی چیزیں تھیں اس پر خرچ کیے. ایڈیٹر جنرل پاکستان، ایف آئی اے، نیب، پبلک سروس کمیٹی، جنرل فیض صاحب کور کمانڈر آفس اور ایشیائی ترقیاتی بینک، یہ تمام تحفظات اپنے اٹھاتے رہے ہیں. مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب نئی حکومت بنی اور بی آر ٹی میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، تو اس کے بعد جو اس کے متعلقہ وزیر ہیں، آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں، شاہد خان صاحب نے، انہوں نے جب ڈیٹیلز لینے کی کوشش کی کہ یہ فائنینشیل کرائسس یا چند چیزیں آ رہی تھی، لیز کا ایشو آ رہا تھا، چند اور ایشوز آ رہے تھے مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے، تو کوئی بھی بیوروکریٹ متعلقہ جس میں سی او ارشد افریدی جس کو اس وقت وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، اس لیے کہ اس کو بہت اس کا جو ڈھانچہ بنایا گیا تھا سابق حکومت کی ان طاقتور اور بااثر بیوروکریٹس نے، یہ ٹرانسپورٹ کے محکمے کے اندر آتا بھی تھا، نہیں بھی آتا تھا. اس کے لیے ایک الگ قسم کا، یونیک قسم کا، ایک منفرد قسم کا ایک پیچیدہ نظام بنایا گیا تھا. اور اسی کے نتیجے میں یہ والا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ان کو ٹھیک طریقے سے بریفنگ نہیں دی گئی، ان کو مس گائیڈ کیا گیا، پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی پروونشل گورنمنٹ پر، چند کک بیکس کی اور بھی باتیں ہو رہی ہے، چند ایڈوانس کمٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، چند اور کرپشن کے واقعات کی یا کمٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر پروونشل گورنمنٹ نے نہ صرف یہ کہ سخت ایکشن لیا بلکہ وہ پیسے بھی رکوائے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپے ان کو دینے ہیں ڈائیو کو. ڈائیو کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ محمود خان صاحب کی حکومت میں، اس پر پھر ختم کرتے ہیں، محمود خان صاحب کی حکومت میں ڈائیو کو اپنے جو ٹرمینلز ہے، جو اپنی سروسز ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں سوات سمیت 4 جگہوں پر ان کی سروس معطل کی گئی تھی، ان کے اڈے سیل کیے گئے تھے. تو یہ ان کی اپنی کارکردگی کا یہ عالم ہے. مگر اس وقت بعض بیوروکریٹس کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں، ان کی جو چابی دینے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس سروس کو بند کیا جا رہا ہے، جس پر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ بی آر ٹی کی انکوائری کرائی جائے، تحقیقات کرائی جائے مختلف اداروں سے، بلکہ اس قسم کی جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا ہے، اور جو لوگ اس پروجیکٹ کے کرپشن میں، بے انتہا کرپشن میں، بد انتظامی میں ملوث ہے، ان کے خلاف تحقیقات کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اب جب یہ سفید ہاتھی پشاور یا ہمارے صوبے کے گلے میں پڑ گیا ہے، تو اب اس کو قابل استعمال بنایا جائے، اور جو اس قسم کی واقعات یا معاملات یا مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل نکالا جائے. بہت شکریہ.